गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12 कॉमर्स विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 10 वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, जिसका आज 5वां क्लास है। क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में मैंने आपको तुलनात्मक संबंधी, सम आकार संबंधी थ्योरिकल पार्ट पढ़ाया था। सेकंड में मैंने तुलनात्मक चिट्ठा, थर्ड में मैंने तुलनात्मक लाभ हानि और फोर्थ में मैंने तुलनात्मक सम आकार का लाभ हानि और सम आकार का चिट्ठा बताकर उसके पूरे नोट्स मैंने भेजे थे। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट इसी अध्याय का नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है लेखांकन अनुपात। ठीक, लेखांकन अनुपात क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के एक महत्वपूर्ण तकनीकी अनुपात विश्लेषण है, जिसके माध्यम से वित्तीय विवरण के आंकड़ों को सरल, संक्षिप्त एवं सुबोध बनाया जाता है। दो आंकड़ों के समूह एवं सार्थक संबंध स्थापित करता है, अर्थात ये बताता है कि किन आंकड़ों या किन वस्तुओं या किन संपत्ति दायित्वों के बीच में संबंध है और हम किन संपत्तियों को किन दायित्वों के उपयोग कर स्थापित करते हैं। आगे बोलता है व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति एवं क्रम निष्पादन विभिन्न पहलुओं की मात्रता विवेचना करने से लेखांकन अनुपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलता है मायर्स के अनुसार अनुपात विश्लेषण व्यवसाय के विभिन्न घटकों को संबंध में विवेचना करता है, कि वो संबंध बताता है कि यदि आपके पास संपत्ति है तो आपके दायित्व का जो निपटारा होगा किन संपत्तियों के माध्यम से आप उनका निपटारा कर सकते हो। उसके बाद आता है लेखांकन अनुपात के ढंग, जिसमें हम लोग अनुपात में परिवर्तन पढ़ेंगे, प्रतिशत में पढ़ेंगे और गुना में परिवर्तन पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आता है लेखांकन अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य, किन उद्देश्यों से लेखांकन अनुपात बताया या बनाया जाता है या उसकी क्या उद्देश्य है। तो पहला बोलता है भावी योजनाओं और अनुपातों के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त करना, मतलब आप अपने गत वर्ष से चालू वर्ष या अपनी संपत्तियों और दायित्वों या अन्य पक्षकारों से अन्य पक्षकारों की तुलना कर आप एक आंकड़ा प्राप्त कर सकते हो, जिससे ये बता सकते हो कि हाँ मेरे पास इस प्रकार की सामूहिक संपत्तियों और दायित्वों का आंकड़ा तैयार है। बोलता है लेखांकन अनुपात यह ज्ञात करने का उद्देश्य व्यवसाय की भावी विकास की योजना बनाने और अनुमान लगाने में आवश्यक सूचना प्रदान करता है। दूसरा बोलता है आदर्श औद्योगिक निष्पादन मानक कार्य निष्पादन की तुलना करने के लिए। तीसरा बोलता है लाभदायक, सरलता और शोध क्षमता का गहन करने के लिए। शोध क्षमता मतलब आप अपने व्यवसाय के लिए नई नई चीजों को सोच सकते हो, समझ सकते हो और अपने व्यवसाय के लिए उन चीजों को लागू कर सकते हो जो आपके लिए या आपके व्यवसाय के लिए अच्छा हो। जैसे हम लोग किसी दायित्व का निपटारा हम लोग चाहते हैं कि 5 साल या 10 साल में हो, तो उसके लिए आपको 5 साल या 10 साल की पूंजी क्या करना पड़ेगा, स्रोत से प्राप्त करना पड़ेगा। किंतु अगर आप चाहते हैं किसी दायित्व का निपटारा आप 12 माह या 6 माह या 8 माह के अंदर करना है, तो उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी उन संपत्तियों का स्रोत मतलब प्राप्त करना पड़ेगा, जिससे आप उन दायित्वों का भुगतान या निपटारा कर सको। उसके बाद अगला बोलता है विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना, अर्थात व्यवसाय में ऐसी स्थिति होती है कि जब कहाँ पैसा किस प्रकार हमको उपयोग करना है या प्राप्त करना है। इससे संबंधित हमको लेखांकन अनुपात के उद्देश्य था। उसके बाद इसके लाभ है। ठीक है, अब आता है हम लोगों को लेखांकन अनुपात के प्रकार। लेखांकन अनुपात विवरणों के आधार पर बनाया जाता है और प्रयोजनों के आधार पर बनाया जाता है। तो विवरणों के आधार पर जब हम लोग लेखांकन अनुपात को बनाते हैं तो लेखांकन अनुपात 3 प्रकार से बनता है विवरणों के आधार पर। पहला बनता है आय विवरण या लाभ हानि विवरण के अनुपात पर, दूसरा बोलता है स्थिति के आधार पर और दूसरा बोलता है स्थिति के आधार पर और तीसरा बोलता है मिश्र अनुपात अर्थात मिला हुआ अनुपात। और प्रयोजनों के आधार पर में सबसे पहला आता है तरलता संबंधी अनुपात। तरलता संबंधी अनुपात, तरलता से अभिप्राय व्यवसाय की उपक्रम के अपने तत्कालीन दायित्वों को समय पर भुगतान करने की योग्यता से। तरलता से मतलब होता है जैसे आपके पास कोई दायित्व है जिसका निपटारा आप करेंटली मतलब जल्दी से जल्दी आप उसका निपटारा करना चाहते हो, तो उनका निपटारा करने के लिए आपके पास जो संपत्ति है उसको तरल रूप मतलब रोकड़ रूप में परिवर्तन करके आप अपने दायित्वों का निपटारा कर सको।
ठीक है। बोलता तरलता उस स्थिति को कहते हैं जब संपत्ति बिना किसी नुकसान उठाए नकदी में परिवर्तन की जाती है। नकदी में परिवर्तन मतलब आप 50,000 की संपत्ति है तो आप उसको 48 में या 49 में नहीं, 50 है तो 50 या 51, मतलब 50 से अधिक में आसानी से आप बदलकर अपने दायित्व का निपटारा कर सको, ऐसी स्थिति तरलता कहलाती है। तरलता मापने के दो अनुपात होते हैं, एक होता है चल अनुपात और दूसरा होता है तरल अनुपात या त्वरित अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग चल अनुपात के बारे में पढ़ेंगे कि चल अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले चल अनुपात। अर्थ, चल अनुपात उन संपत्तियों, चल संपत्तियों और चल दायित्व के बीच संबंध स्थापित करता है जो चल दायित्वों पर चल संपत्ति के आधिक्य कार्यशील पूंजी कहलाता है। अतः चल अनुपात को कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें चल संपत्ति का अनुपात चल दायित्व से निकाला जाता है। तो यदि आपको बोलेगा क्वेश्चन में चल अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो चल अनुपात का फॉर्मूला होता है चल संपत्ति बटे चल दायित्व। ठीक, चल संपत्ति बटे चल दायित्व। अब ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आपको अगर चल संपत्ति दिया है तो डायरेक्ट पुटअप कर दो, चल दायित्व दिया है तो डायरेक्ट पुटअप कर दो, सॉल्व कर दो, आपका आ जाएगा चल अनुपात। लेकिन अगर चल संपत्ति नहीं दिया है, अगर चल संपत्ति आपको प्रश्न में नहीं दिया है तो चल संपत्ति निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला, चालू विनियोग प्लस स्टॉक प्लस व्यापारिक प्राप्य पर अल्पकालीन ऋण व अग्रिम रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य प्लस अचल संपत्ति। ठीक है, क्लियर। पहला फॉर्मूला, चल संपत्ति बराबर चालू विनियोग प्लस स्टॉक प्लस व्यापारिक प्राप्य प्लस अल्पकालीन ऋण प्लस ऋण अग्रिम व प्लस रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य प्लस अन्य चल संपत्ति। चिट्ठा जब मैं बताया था तो चिट्ठा का ऊपर रहता समता एवं दायित्व, नीचे होता है संपत्तियां। संपत्तियां भी 2 प्रकार की होती है, गैर चल संपत्ति और चल संपत्ति। तो गैर चल संपत्ति 2 प्रकार की होती है, स्थायी स्थायी स्थायी। स्थायी में 2 पड़े थे, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, और स्थायी में 4 पड़े थे। उसके बाद आता है चालू संपत्ति। तो चालू संपत्ति में 6 प्रकार की चालू संपत्ति है, सभी को जोड़ दोगे तो आपका चल संपत्ति हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है चल संपत्ति बराबर चल दायित्व प्लस कार्यशील पूंजी। ठीक, चल दायित्व बराबर कार्यशील पूंजी। इसी में अगर चल दायित्व को ज्ञात करने के लिए तो क्या करोगे, चल दायित्व को रख के कार्यशील पूंजी को पक्षाघात कर दोगे।
तो चल दायित्व भी निकल जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से आपका चल संपत्ति भी निकलता है और इसी फॉर्मूले से चल दायित्व भी निकलता है। और अगर तीसरा फॉर्मूला है चल संपत्ति का, तो चल संपत्ति का तीसरा फॉर्मूला क्या बनता है, तो कुल संपत्ति माइनस गैर चल संपत्ति। ठीक है, कुल संपत्ति में से स्थायी संपत्ति या गैर चल संपत्ति को माइनस कर दो तो बन जाता है। तो ये तीन फॉर्मूला हो गया क्लियर। किसका हो गया, चल संपत्ति का, एक बताया, दो और तीन। अब आता है चल दायित्व का फॉर्मूला। चल दायित्व का फॉर्मूला चल संपत्ति माइनस कार्यशील पूंजी। ये पहला फॉर्मूला हुआ इसका चल दायित्व का। दूसरा होता है चल दायित्व बराबर कुल ऋण माइनस गैर चल संपत्ति। गैर चल संपत्ति में दो चीज लेते हैं, दीर्घकालीन ऋण और दीर्घकालीन प्रावधान और दीर्घकालीन उधारी। गैर चल संपत्ति में दो चीज लेते हैं, एक लेते हैं दीर्घकालीन उधारी और दीर्घकालीन प्रावधान। और चल दायित्व का एक और फॉर्मूला होता है अल्पकालीन उधारी प्लस व्यापारिक देय प्लस अन्य चल दायित्व प्लस अल्पकालीन प्रावधान। ठीक है, तो चलिए चल अनुपात चल संपत्ति बटे चल दायित्व। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है। तो चलिए आइए बैक क्वेश्चन में। सबसे पहला 19वां नंबर क्वेश्चन। देखो बोलता है निम्नांकित सूचना से चल अनुपात ज्ञात कीजिए। चल संपत्ति दिया है, स्टॉक दिया है और कार्यशील पूंजी दिया। तो देखिए आपका चल संपत्ति में स्टॉक जुड़ा होगा तभी तो वो चल संपत्ति बना ना। तो स्टॉक अलग से दिया है तो आपको स्टॉक का कोई चीज कुछ मत करना, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो आपको चल संपत्ति पता है, तो सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं, जब क्वेश्चन में आते तो लिखते हैं ना दिया है क्या क्या, चल संपत्ति कितना दिया है, तो चल संपत्ति अपने को दिया है 4 लाख रुपए, है ना। स्टॉक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्टॉक हमारा ऑलरेडी चल संपत्ति में जुड़ा हुआ है। तो स्टॉक दिया है हमारा 2 लाख। उसके बाद अगला क्या दिया है, कार्यशील पूंजी दिया है, कार्यशील पूंजी कितना दिया है आपका 2,40,000 हो गया, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालेंगे, चल दायित्व निकालेंगे। चल दायित्व का फार्मूला आप लोगों को पता है, मैं लिखवाया हूं अभी, चल संपत्ति माइनस कार्यशील पूंजी। चल संपत्ति अपने को कितना दिया हुआ है 4 लाख, कार्यशील पूंजी पर कितना निकाल दिया हुआ है 2,40,000। दोनों को माइनस कर दो तो 1,60,000 आ गया। अब चल अनुपात का फॉर्मूला चल संपत्ति बटे चल
दायित्व। तो चल संपत्ति अपना दिया हुआ है 4 लाख और चल का दिया है 1,60,000। क्लियर? यहां तक हो गया। अब काटिए 1 2 3 4 1 2 3 4 कटेगा 4 1 4 0 4 4 16 कट जाएगा। कितने बार में कटेगा 4 3 8 4 5 6 2 तो कितना आया 2.5/1 या 2.5/1। ठीक है? तो इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है? ये तो था क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 20वां भी सेम ऐसे ही बनेगा। क्या क्या दिया है ये समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 20वां में देखो बोलता है, अब आपको क्या क्या दिया हुआ है? व्यापारिक दे दिया हुआ है। ठीक है? उसके बाद व्यापारिक दे दिया है, कार्यशील पूंजी यहाँ पर कितना दिया है 3,60,000। 3,60,000। स्टॉक आपको नहीं था। कार्यशील पूंजी चल दायित्व कितना दिया 1,20,000। चल दायित्व दिया है 1,20,000। व्यापारिक दे कितना दिया हुआ है 20,000। तो व्यापारिक दे आपका चल दायित्व में जुड़ा है, इसलिए व्यापारिक दे को ध्यान मत देना। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चल संपत्ति की को क्या निकालना है? चल दायित्व दिया है, चल संपत्ति निकालना है। चल संपत्ति का फॉर्मूला चल दायित्व प्लस कार्यशील पूंजी। तो चल दायित्व में कितना दिया है 1,20,000 और कार्यशील पूंजी कितना दिया है 3,60,000। ठीक है ना? 1,20,000 चल दायित्व है और कार्यशील पूंजी 3,60,000। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4,80,000। अब फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। ठीक है? तो अब बताओ चल संपत्ति आपका कितना दिया है? तो चल संपत्ति पर निकालना 4,80,000। देखिए 4,80,000। ठीक? और चल दायित्व का कितना है 1,20,000। 1 2 3 4 1 2 3 4 4/1 12 का 12 48 या 4 क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 बन जाएगा। ठीक? उसके बाद अगला टॉपिक है, 2 क्वेश्चन मैं बताया हूँ 21 22 23 आप बना लेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25वां, 24 तक बन जाएगा। अब नया टॉपिक आता है तरल अनुपात का फॉर्मूला। तरल अनुपात को त्वरित अनुपात भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है तरल संपत्ति बटे चल दायित्व। ठीक? तरल या त्वरित अनुपात बराबर तरल संपत्ति बटे चल दायित्व कैसे निकालते हैं आप इसके बारे में पिछले टॉपिक में पढ़े। पिछले चल अनुपात में कैसे निकालते हैं।
तरल संपत्ति निकालने के लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, उस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। तरल संपत्ति बराबर चालू विनियोग प्लस व्यापारिक प्राप्ति प्लस ब्रोकर प्लस अल्पकालीन ऋण व प्रावधान। क्लियर? चल संपत्ति का फॉर्मूला, एक तो इससे निकालोगे तरल संपत्ति, अगर इससे नहीं निकाले तो दूसरा होता है तरल संपत्ति बराबर चल संपत्ति माइनस स्टॉक माइनस अन्य चल संपत्ति। अर्थात चालू संपत्ति में स्टॉक और अन्य चल संपत्ति को हटा दोगे तो आपका तरल संपत्ति बन जाता है। और इतना याद रखना, तरल संपत्ति बराबर चल संपत्ति माइनस स्टॉक होगा। ठीक, तो नोट में आपको दिया हुआ है तरल संपत्ति में निम्नलिखित को शामिल नहीं करते हैं: स्टॉक, पूर्वदत्त व्यय, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, चल विनियोग का एक भाग जो वसूली योग्य ना हो उसको आप शामिल नहीं करना। तो तरल अनुपात का फॉर्मूला तरल संपत्ति बटे चल दायित्व। चल दायित्व का तीन फॉर्मूला मैं बताया हूं पहले, तो उसको आप याद रखेंगे। तरल संपत्ति का दो फॉर्मूला है, तरल संपत्ति बराबर चल विनियोग प्लस प्राप्ति पत्र प्लस रोकड़ प्लस अल्पकालीन ऋण व प्रावधान, या तरल संपत्ति बराबर चल संपत्ति माइनस स्टॉक माइनस अन्य चल संपत्ति। इन दोनों फॉर्मूले से हम लोग तरल संपत्ति बनाएंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को तरल संपत्ति तरल अनुपात किस प्रकार निकालते हैं वो बताऊंगा कि तरल अनुपात हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। तो इतना फॉर्मूला याद रखिए। और चल अनुपात कैसे निकालते हैं इसका 19 और 20 मैंने बताया, 21, 22, 23, 24 आप बना लेंगे। कुछ डाउट रहेगा तो इससे पूछ लेना। क्लियर है?